चलो माँ जी, मैं निकल रही हूँ। आज मुझे काफी लेट हो गया है। अरे ओ महारानी, पहले सारा काम कर ले, उसके बाद ही चली जा। लेकिन माँ जी, मैंने सारे काम तो कर दिए हैं। अब क्या बाकी है? एक काम बचा हुआ है। तूने मेरी साड़ी इस्त्री की ही नहीं। अरे तू जानती है ना, मैं तेरी तरह कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी पर नहीं जाती हूँ। मैं तो एक बड़ी पोस्ट वाली सरकारी नौकरी पर जाती हूँ। इसीलिए मुझे सर से पांव तक एकदम अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ता है। ओफो माँ जी, बात बात पर ताने दिए बगैर आपका खाना हजम नहीं होता क्या? वहां पर बॉस और पूरी टीम मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे कुछ नहीं होगा, बड़ी सयानी मत बन। बॉस और पूरी टीम इंतजार कर रही होगी। आई बड़ी। अरे मेरी नौकरी देख, मेरे जाते ही लोग मुझे सलाम ठोकते हैं। अब जा, जल्दी से मेरी साड़ी इस्त्री करके दे दे और फिर अपनी उस प्राइवेट नौकरी पर जाना। अब ना चाहकर भी युविका को कमला की साड़ी को इस्त्री करना ही पड़ता है, और इधर कमला को अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत घमंड होता है। फिर रात में आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। शहर के सबसे बड़े और नामांकित लोगों के साथ उठना बैठना हुआ मेरा। अरे वाह माँ, क्या बात है। ये लीजिए माँ जी, आप दोनों के लिए मसाला छाछ। अरे भाभी, मुझे खाने के बाद आज मीठे में फालूदा बनाकर दो ना। ये छाछ वास मुझे नहीं चाहिए। हाँ बहू, मुझे भी फालूदा खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, अनन्या, आप दोनों ने मुझे समझ के रखा है। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अरे ऑफिस में दिन भर काम करके मैं थक जाती हूँ, और अब जो बनाकर दिया है उसे चुपचाप खा लीजिए। ऐसे इन वक्त पर नई नई फरमाइशें मत कीजिए। अरे तो फिर छोड़ देना अपनी नौकरी। तुझे 1000 बार कह चुकी हूं मैं, या तो घर पर बैठ या फिर सरकारी नौकरी कर। ये प्राइवेट नौकरी करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। बस मजदूरों की तरह काम करवाते रहते हैं, और हाथ में क्या मिलता है? बस नाम की थोड़ी बहुत सैलरी। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए ना, भैया भले ही दूसरे शहर में रहकर सरकारी नौकरी करता है, लेकिन उनकी तनख्वाह कितनी ज्यादा है। इसीलिए मैं भी अपनी सरकारी एग्जाम की तैयारी पूरे जोश के साथ कर रही हूँ। आशा है कि अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाओ। जरूर होगी बेटी। अरे आप दोनों को तो बस एक ही बात बोलनी आती है, और कुछ नहीं आता। लेकिन मैं एक ही जवाब 1000 बार नहीं दे सकती। खैर, मुझे आप दोनों के मुंह बिल्कुल नहीं लगना। इससे अच्छा तो मैं फालूदा ही बना दूं। मेरा तो नसीब ही खराब है। अरे तेरा नसीब नहीं, दिमाग खराब है। पहले उसे ठीक कर और जिंदगी में सही फैसले ले, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर युविका अपने पति से इस बारे में बात करती है। अरे युविका, इसमें गलत क्या है? माँ बराबर ही तो कह रही है। मैं भी तो सरकारी नौकरी पर हूँ। तुम खामखा प्राइवेट नौकरी करके अपने जीवन में थकान और परेशानियों को बुला रही हो। अरे तुम्हें भी उसी बात की पड़ी है। सच बताओ, तुम ना पहले वाले वो गुरमीत नहीं रहे। अरे अगर तुम एक अच्छे पति होते तो अपनी माँ को फोन करके कहते कि युविका से ज्यादा काम मत करा, और उसे जैसी जिंदगी जीनी है उसे जीने दो। जहां काम करना है करने दो। लेकिन नहीं, ये तो तुमसे नहीं होने वाला। अरे पर युविका, चुप रहो गुरमीत, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बाय। युविका गुस्सा होकर फोन कॉल कट कर देती है। फिर एक सुबह, अरे माँ जी, आज मुझे भी आपके टाइम पर ही निकलना है। देखिए, घर के बाहर टैक्सी भी आ गई है। चलिए, आज हम दोनों साथ में निकलते हैं। अरे नहीं बहू, मैं चली जाऊंगी, तू जा आगे, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, आप चलिए ना मेरे साथ। आप भी तो निकल ही रही थी ना। ठीक है, चल। फिर युविका और कमला एक साथ ही निकलती है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सहमी हुई सी क्यों लग रही हो?
और आज आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे कुछ नहीं बहू, वो वो आज थोड़ी गर्मी है ना, इसीलिए। क्या? लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही और आज का मौसम भी कितना ठंडा है। अरे तो तुझे गर्मी नहीं लग रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। कुछ भी बोलती है तू। अब अपनी बकबक बंद कर और शांत रह। ठीक है माँ जी। फिर कुछ ही देर बाद में, अरे ओ भाई, यहीं पर रुकाओ। क्या? लेकिन यहाँ पर क्यों माँ जी? आप तो काम पर जा रही हो ना? हाँ, लेकिन पहले मुझे इस जगह पर जाना है। यहाँ पर एक दुकान है, वहां से मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है और शाम को आते समय वो दुकान बंद हो जाती है ना, इसीलिए मुझे अभी खरीदनी पड़ रही है। लेकिन तू जा अभी, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी। फिर कमला चली जाती है। ये माँ जी का बर्ताव आज कितना अजीब सा था। खैर, मुझे क्या करना है। चलिए भैया। फिर युविका भी वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन, अरे बहू, कल घर पर गांव से मेहमान आने वाले हैं। वो लोग सुबह आएंगे और रात तक चले जाएंगे। उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे कल तो तेरी छुट्टी ही है, तो तू सारे काम आराम से कर पाएगी। अरे माँ जी, कल मेरी छुट्टी जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत काम है और वो मुझे पूरा करना ही होगा। लेकिन माँ जी, कल तो अनन्या भी फ्री रहेगी, तो आप आधा काम उसे भी करने के लिए बोल दो ना। अरे नहीं नहीं, तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? वो मेहमान क्या बोलेंगे? बहू होकर भी घर की बेटी काम धाम कर रही है। तू क्या हमारी नाक कटवाना चाहती है क्या? अब इसमें क्या नाक कटवाना माँ जी? अगर घर की बहू सारे काम कर सकती है, तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? ना जाने आपकी सोच कब बदलेगी। अरे ओ बेवकूफ लड़की, सोच बदलने से पहले अपनी नौकरी बदल। बस ज्ञान देने खड़ी हो जाती है। मेरी अनन्या कोई काम नहीं करेगी, वो पहले ही पढ़ाई करके थक जाती है। अरे इसीलिए मुझे इन प्राइवेट नौकरियों से चिड़चिड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी के दिन भी कोई चैन से नहीं जीने देता। अब भी वक्त है बहू, बदल ले अपनी नौकरी। ये प्राइवेट नौकरी कभी भी छूट सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी का ऐसा नहीं होता। क्या माँ जी, आप भी घूम फिर कर आपकी सुई वहीं पर कैसे आ जाती है? हाँ तो, अरे जब तक तेरे इस खाली दिमाग में अक्ल नहीं आ जाती, तब तक मैं ये कहती ही रहूंगी। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। कल तू दिन भर अपने ऑफिस का कोई काम नहीं करेगी और एक सर्वगुण संपन्न बहू बनकर मेहमानों की देखरेख करेगी। पर माँ जी, कमला उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी की बात अगर मैंने नहीं मानी तो वो कल बहुत झगड़ा करेंगी। इसलिए मुझे ऑफिस का सारा बचा हुआ काम आज रात जाग कर ही करना पड़ेगा। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर युविका रात को 3 बजे तक जागकर अपने ऑफिस के सारे काम निपटाती है और उसके बाद ही वो सो जाती है। फिर अगली सुबह, हे भगवान, 2 घंटे में मेहमान आने वाले हैं और अभी तक बस ये 2 पकवान ही बने हैं। अरे कितनी नालायक है तू। तुझे मैंने कल ही सब अच्छे से बताया था कि मेहमान सुबह सुबह आने वाले हैं। तो माँ जी, मैंने भी आपको ये कल ही बताया था कि आज मुझे ऑफिस का काम है। तब आपने ये कहा था कि तो दिन भर घर के सिवाय और कोई काम नहीं करेगी। इसलिए मुझे ना चाहकर भी रात भर जागकर ऑफिस का काम करना पड़ा और इसीलिए उठने में देर हो गई। वाह, लेकिन अब 2 घंटे में सब कुछ कैसे होगा? इतनी गैर जिम्मेदार तू कैसे हो सकती है? देखिए माँ जी, भाषण देने की जगह आकर मेरा हाथ बटाइए, लेकिन नहीं, वो तो आपसे होने से रहा। अरे तेरा काम मैं क्यों करूं? मैं कोई तेरी देवरानी या जेठानी हूं क्या? मैं तेरी सास हूँ, सास। तो फिर यहाँ से चली जाइए। अगर आप यहाँ पर मेरे सर पर बैठकर चिल्लाती रहोगी तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। फिर कमला वहां से निकल जाती है
और जैसे तैसे युविका 2 घंटे में सारा खाना बना देती है और जल्दबाजी में काम करने के कारण उसका हाथ जल जाता है। फिर बाद में जब वो गुरमीत से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तभी, हे भगवान, जाकर डॉक्टर को दिखाओ ना, झूठी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बोलो, क्यों किया है तुमने मुझे वीडियो कॉल? अरे युविका, एक अच्छी सरकारी बैंक में नौकरी कर लो ना। सभी ने एग्जाम की तैयारियां भी शुरू कर दी है, तुम भी कर लो। आज जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे देर तक जागने के कारण हुआ है। छुट्टी के दिन भी तुम्हें आज काम करना पड़ा। देखो, मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ, तुम वो फॉर्म भर दो, छोड़ दो अपनी ये नौकरी और शुरू कर दो एग्जाम की तैयारी, ठीक उसी तरह जैसे अनन्या कर रही है। बस बहुत हुआ गुरमीत, आज के बाद मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं सुनना है। अगर कुछ और बात करनी है तो करो, नहीं तो फोन रख दो। अरे तुम तो कभी मेरा हालचाल पूछते भी नहीं। यहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारे कान भरती रहती है और वही सारी बातें तुम मुझे बोलते हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन यूं रूठो मत। ठीक है। फिर एक दिन, हाँ युविका, सच में मैंने आज तेरी सास को देखा वहां पर। क्या? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सास किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करती। अरे वो तो एक बड़ी पोस्ट वाली सरकारी नौकरी पर है और उनके हाथ के नीचे काफी लोग काम करते हैं। क्या? ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी पर है तेरी सास? अरे वो तो मैं भूल गई रे, लेकिन बहुत ही अच्छी और बड़ी पोस्ट है उनकी, बस इतना ही पता है। और तूने जैसे देखा है वो मेरी सास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अच्छा, वो शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर बाद में युविका ये सारी बातें कमला को बताती है। हाँ माँ जी, मेरी सहेली तो यही कह रही थी मुझसे। क्या? अरे तेरी सहेली सटिया गई है। मैं एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हूँ। उल्टा आज तो मैं यहाँ पर थी भी नहीं, ऊपर के ऑफिसर की गाड़ी आई थी मुझे लेने के लिए। हमारा एक जगह पर विजिट था। तेरी सहेली को बोल दे कि वो चश्मा लगा कर रखे, शायद उसकी आंखें कमजोर हो गई है। कमला के इतने कहने पर भी युविका को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। मैंने कई बार देखा है, जब भी माँ जी की नौकरी की बात आती है उनका गला तो सूख जाता है और उनके पसीने भी छूटने लगते हैं, मानो जैसी कि वो कुछ छुपा रही है मुझसे। लेकिन क्या छुपा सकती है? कहीं मेरे दिमाग में जो बात चल रही है वो सच तो नहीं, और मुझे उसका पता लगाने के लिए माँ जी का पीछा करना होगा। फिर अगले सुबह युविका कमला का पीछा करती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वाकई में उसकी सास हॉस्पिटल में एक प्राइवेट नौकरी कर रही है। हे भगवान, इसका मतलब माँ जी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर जब कमला घर आती है तभी युविका उसे सब बताती है। माँ जी, अब आप मुझसे और झूठ नहीं बोल सकती। बताइए, क्यों छुपाया अपनी अपनी नौकरी का सच? खुद मुझे दिन में 50 बार प्राइवेट नौकरी का ताना मारती रहती हो, लेकिन आप क्या कर रही हो? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हो। क्यों माँ जी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू भी गुरमीत की तरह सरकारी नौकरी कर ले बहू। मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो अब इस उम्र में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मैं अपना समय काटने के लिए एक हॉस्पिटल में प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ। लेकिन तेरी तो उम्र है ना, तो तू आराम से कर सकती है सरकारी नौकरी। क्या? देख बहू, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि एक प्राइवेट नौकरी में हर एक दिन मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता। उसमें काम कम और पगार ज्यादा होती है, ऊपर से पेंशन की भी सुविधा है। इसीलिए तू ये सब करना छोड़ दे और अनन्या की तरह सरकारी एग्जाम की तैयारी कर। अरे माँ जी, शायद आपको ये बात नहीं पता कि 2003 या 4 के बाद जिसने भी सरकारी नौकरी ज्वाइन की है
उसे पेंशन नहीं मिलने वाली। और किसने कहा कि सरकारी नौकरी में काम नहीं होता? बहुत सारा काम होता है, जिम्मेदारियां भी बहुत होती है। गुरमीत आपको सब कुछ नहीं बताता माँ जी, लेकिन वो मुझे फोन पर अपनी सारी दिनचर्या बताता है। ठीक है बहू, मैं तेरी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन बहू, जितनी इज्जत सरकारी नौकरी में मिलती है उतनी इज्जत प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलती। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन उसके साथ इज्जत कमानी भी बहुत जरूरी है। मेरी बात को समझ बहू, मैंने सहा है सब कुछ। भले ही तेरी पेंशन ना आए, पर तू समाज में अच्छी इज्जत तो कमा पाएगी। कमला की बातों को सुनकर अब युविका सोचने लगती है, ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हो तो आपके मन को रखने की खातिर मैं सरकारी नौकरी जरूर करूंगी। और कल से ही मैं अनन्या के साथ आने वाली एग्जाम की तैयारी शुरू कर दूंगी। और शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे बहुत बड़ी बात समझाई है। युविका की बातें सुनकर कमला भी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से ही युविका अनन्या के साथ एग्जाम की तैयारी शुरू कर देती है। प्रेरणा अपनी सास लता और पति मुकुल के साथ रहती है। जब प्रेरणा की ननंद ओजस्वी गर्भवती होती है, तभी वो अपने मायके रहने आती है। ओजस्वी बेटा, अब तू मायके आ गई है ना, तो तुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना और अपने कोख में पल रहे बच्चे का ख्याल रख। आराम कर यहाँ पर। हाँ मम्मा। ओजस्वी, ये देख, मैंने तेरे फेवरेट डार्क चॉकलेट्स लाए हैं और ये कॉटन कैंडी भी। ये सब तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ मुकुल भैया, थैंक यू सो मच। अब ओजस्वी अपने मायके में ही आराम से रहा करती है और घर का कोई काम नहीं करती। और वो अपनी भाभी को ऑर्डर दे देकर उसे परेशान करके रख देती है। अरे भाभी सुनो ना, मेरे कमरे में जो पर्दे हैं ना, वो काफी डार्क कलर के हैं और वो कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप एक काम कीजिए, उन्हें बदलकर लाइट कलर के पर्दे लगा दो। और हाँ, वो काम होने के बाद में आप मेरे लिए आलू के पकोड़े बना देना, वो मुझे बहुत पसंद है। बस इतना ही? अरे और भी काम बताइए ननंद साहिबा। नहीं भाभी, और कुछ रहा तो मैं आपको बता दूंगी। क्या भाभी, आप भी पहले ये काम तो कर लो। ओजस्वी की बातें सुनकर प्रेरणा को उस पर काफी गुस्सा आने लगता है। आफत कही कि ये लड़की नखरे तो ऐसे कर रही है जैसे प्रेग्नेंट होकर इसने मेरे ऊपर कोई मेहरबानी की है। नालायक कही कि मुझे तो इसने नौकरानी बना के रखा है। ए बहू, किसको नालायक कह रही है तू? आपकी बेटी को माँ जी। अरे नाक में दम करके रखा है उसने मेरे। अरे पानी के जग में से पानी का ग्लास तक मैं उसे भर कर देती हूँ। थोड़ा तो काम उसे भी करना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होता है। अरे इतने नखरे कौन करता है? वो प्रेग्नेंट हुई है, बीमार नहीं, जो वो मुझसे इतना काम करवा रही है। अरे इतना काम तो आप भी नहीं करवाती मुझसे। अरे सत्यानाश हो तेरा, कितने पापी मन की है तू। अपनी ही ननंद के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या तू? चुपचाप अपना फर्ज निभा। और खबरदार, अगर उसे कुछ बुरा भला बोला तो मेरी बेटी गर्भवती है, उसे कुछ नहीं बोलेगी तू। और अगर कुछ बोला तो तेरी जबान खींच लूंगी मैं। लता की बातें सुनकर प्रेरणा अपना मुंह बना लेती है और उसकी ननंद के आने के 2 दिन बाद अचानक से उसकी सास चंदा भी आ जाती है। अरे समदन जी, आप आइए आइए, क्या बात है? बहू के बिना चैन नहीं पड़ रहा क्या आपको? अरे लता बहन, अब आपको क्या ही बताऊं, बहू के बिना तो घर एकदम सुना सुना सा लग रहा है। खैर, मैंने कहा कि मैं ही चली आती हूँ उससे मिलने। अच्छा किया मम्मी जी, जो आप यहाँ पर मुझसे मिलने चली आई। हाँ आंटी जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्रेरणा, मेरे लिए ना वो अदरक और मुलेठी वाली चाय बनाना।
और साथ में थोड़े वो आलू के पकोड़े हो जाए तो मजा आ जाएगा। और बहू, मेरी चाय अलग बनाना, उसमें अदरक मत डालना, सिर्फ दालचीनी और इलायची डालना। और मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी बना दो भाभी। और हाँ, एक ग्रिल चीज सैंडविच भी बना देना, वो खाने का मुझे बहुत मन कर रहा है। और वो तो आप एकदम कमाल का बनाती हो। ठीक है ओजस्वी, बनाती हूँ मैं। और हाँ प्रेरणा, वो आलू के साथ साथ प्याज के भी पकोड़े बनाना। क्यों लता बहन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना दो बहू। ठीक है माँ जी। उनकी एक एक फरमाइशें सुनकर प्रेरणा अब सब खाना गुस्से में बनाने लगती है। एक ननंद ही काफी नहीं थी क्या, जो अब मेरे सर पर नाचने के लिए? उसकी सास भी आ गई है। ये चाय और पकोड़े खाकर इन्हें तो गंदा वाला बवासीर होना चाहिए। दिन रात बस ठूसते ही रहते हैं। रसोई में काम करने तो कोई भी नहीं आता। इनको तो बस ऑर्डर ही देना आता है। और एक मैं ही पागल हूँ जो यहाँ रसोई में पसीने बहा बहा कर खाना बनाती हूँ। इन्हें तो ऐसा लगता है कि मैं तो इनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ। ना जाने कहाँ पर जाकर फेडेंगे ये सारे पाप। उस दिन चाय और नाश्ता होने के बाद में चंदा वहां से चली जाती है। लेकिन अब उसका ओजस्वी के घर में आना जाना काफी बढ़ जाता है और वो सारा दिन वही पड़ी रहती है। और प्रेरणा को अपनी ननंद के साथ साथ ननंद की सास की भी सेवा करनी पड़ती है। ऐसे ही एक रोज प्रेरणा अपने सास के पैरों की मालिश कर रही होती है। हाँ बहू, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ हाँ, वही 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 पर बहुत दर्द है। अब कैसा लग रहा है माँ जी? आराम तो लग रहा है ना? हाँ बहू, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा प्रेरणा, लता बहन के बाद में मेरे भी घुटनों की मालिश कर देना। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। अब ओजस्वी होती तो मैं उससे ही करा लेती, लेकिन अब वो गर्भवती है ना, तो अब मेरी सेवा कौन करेगा? करेगी ना तू बेटा? हाँ ठीक है चंदा काकी, मैं कर दूंगी। फिर शाम होने पर चंदा ओजस्वी के मायके से ही खाना लेकर जाती है ताकि उसे बाद में घर जाकर काम न करना पड़े। अरे प्रेरणा बेटा, आज ना ओजस्वी के ससुर जी का व्रत है, तो उनके लिए राजगिरी के थेपले, कुट्टू के आटे की पुड़िया और लौकी की सब्जी दे दे बनाकर। चंदा की इतनी फरमाइशें सुनकर प्रेरणा को बहुत गुस्सा आता है। काकी जी, अगर उनका व्रत है तो उन्हें फल खाने के लिए कहिए ना। ये इतना सारा खाना क्यों ठूस रहे हैं? क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि इतना सब खाने के बाद में उन्हें तकलीफ भी हो सकती है ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि उन्हें फल खाने के लिए कहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बस अच्छे से बना दो। वैसे तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। अब इतने दिनों से तुम्हारे ही हाथ का खाना खा रही हूँ ना, तो मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि ये खाना भी तुम अच्छा ही बनाओगी। प्रेरणा को अब ना सिर्फ अपने ससुराल का बल्कि अपनी ननद और उसके ससुराल का भी काम करना पड़ता है। और इतने सारे काम कर करके उसका दिमाग हर वक्त गर्म ही रहता है। फिर रात में, अरे क्या यार प्रेरणा, आजकल तुम्हारा मूड हर वक्त इतना सड़ा हुआ क्यों रहता है? कभी तो मुस्कुरा लिया करो। अरे जब एक साथ मेरे कंधे पर इतने सारे कामों की जिम्मेदारी होगी तो उसमें मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? तुम्हारी बहन कम थी क्या जो अब उसकी सास और उसके ससुराल की भी सेवा करनी पड़ रही है? सबके सब दिन भर मेरा खून चूसते रहते हैं। अरे प्रेरणा, क्यों इतनी चिड़चिड़ कर रही हो? ये तो बस थोड़े ही दिनों की बात है, क्योंकि ओजस्वी एक ना एक दिन वापस अपने ससुराल चली जाएगी। अच्छा वो सब छोड़ो और कुछ अच्छी बातें करो। अरे हटो यार, दिमाग की दही मत करो फालतू में। मैं पहले ही थक चुकी हूँ और तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, वरना मेरे मुंह से कुछ गंदा निकल जाएगा तुम्हारे लिए। प्रेरणा को गुस्से में देखकर मुकुल शांत हो जाता है। फिर एक दिन लता हिसाब किताब कर रही होती है। हे भगवान, जो राशन 30 दिन में खत्म होना चाहिए वो तो अब 15 दिन में ही खत्म हो गया है।
खत्म होगा भी क्यों नहीं माँ जी? आपकी बेटी की सास यहाँ से रोज खाना जो लेकर जाती है। हाँ बहू, ये बात तो तू सही कह रही है। तो अब आपको ही उनकी खातिरदारी करनी होती है और आपने ही उन्हें इतना सर पर चढ़ा रखा है। अरे ओजस्वी का करने में कुछ भी नहीं है। उस पर तो मुझे गुस्सा भी आता है और उतना प्यार भी आता है, लेकिन उसकी सास और उसके ससुराल वाले, उनकी इतनी खातिरदारी मैं क्यों करूं? अरे उनसे तो मैं कितनी परेशान हो चुकी हूँ। वो तो बस मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती है। अरे उनकी इतनी बात तो आपकी बेटी ने भी नहीं सुनी होगी जितना कि मैं सुनती हूँ। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरी बात, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? उन्हें ना भी नहीं कह सकती मैं। और प्रेरणा अपनी ननंद की सास से बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए वो एक साजिश रचती है और सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये खबर सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मेरी बेटी और बहू दोनों पेट से है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी सौभाग्यशाली रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ बहू, क्योंकि अब मैं नानी के साथ साथ दादी भी बनूंगी। मुबारक हो प्रेरणा, और मुझे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाभी, आपने तो यह बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है। कांग्रेचुलेशंस। प्रेरणा की चाल काम कर जाती है और जब अगले दिन चंदा वहां पर आती है तब अपने साथ थैला भर के कपड़े भी लेकर आती है। हाय रे, सूख गई मैं तो। मुझे तो कहीं भी धोबी नहीं मिल रहा। प्रेरणा बेटी, मुझे ये कपड़े धोकर दे देना। तुझे परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ काकी, लेकिन मैं अब आपके काम नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या? अरे अचानक से ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो गई तू? ओफो काकी, अब प्रेग्नेंट कैसे होते हैं ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या आपको? और काकी जी, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया है और रेस्ट करने के लिए कहा है। हल्के फुल्के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन आपके ये कपड़े मैं नहीं धो सकती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ काकी जी, माँ जी भी ज्यादा काम नहीं कर सकती। उनसे जितना होता है वो उतना कर देती है। उन्हें भी डॉक्टर ने ज्यादा देर खड़े रहने के लिए मना किया है, लेकिन आप तो एकदम फिट एंड फाइन हो और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। एक काम कीजिए ना काकी, आप अपने और हमारे सबके कपड़े धो दीजिए। बस व्हाइट कपड़ों को अलग से धो देना, बाकी सारे कपड़े आप मशीन में डाल सकती हो। क्या कहा? मैं अपने हाथों से कपड़े धो? अब कर दीजिए ना मम्मी जी। आपको तो एक भी गोली नहीं है और आप कितनी तंदुरुस्त हो, उतना ही भाभी और मुझे आराम भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, धो देती हूँ मैं कपड़े। और हाँ काकी जी, कपड़े धोने के बाद में बस ऊपर ऊपर से पोछा भी मार दीजिए। और हाँ, शाम के खाने के लिए दाल और सब्जी भी बना देना। रोटियां तो मैं भी बना सकती हूँ और मेरी मदद माँ जी भी कर देगी और चावल भी चढ़ा देंगे हम। क्या? इतने सारे काम? लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे काकी जी, अब आप ही मुझसे कहती थी ना कि हम अपनों का जितना ख्याल रखते हैं उतना ही हमें पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। वो तो है, लेकिन अब कर भी लीजिए ना काकी जी। क्या आपका परिवार और क्या हमारा परिवार, हम सब एक ही है ना। और इसी बहाने आपको ढेर सारा पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। अब जब चंदा घर में आती है तब इसी तरह से प्रेरणा उससे मीठी मीठी बातें करके ढेर सारे काम करवाती है। कर बुढ़िया, और काम कर। मैंने ये प्रेगनेंसी का नाटक तुझे सबक सिखाने के लिए ही किया है, क्योंकि तू इसी लायक है। निर्लज्ज कही की। बेचारी चंदा काम कर करके बहुत थक जाती है और एक दिन वो अपने आप से कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और कोई काम नहीं करूंगी। वहां मेरे पति और बेटे को संभाल लूंगी मैं अकेली।
लेकिन यहाँ पर इन सबका काम मुझसे नहीं होगा बाबा। मैं तो जा रही हूँ और अब यहाँ पर जल्दी आऊंगी ही नहीं। इतना कहकर चंदा वहां से रफू चक्कर हो जाती है और ये देखकर प्रेरणा खुशी के मारे नाचने लगती है। चली गई रे, चली गई, सर से बला टल गई। अरे प्रेरणा बहू, तू प्रेग्नेंट होकर भी नाच कैसे रही है? ये सब क्या चल रहा है? हाँ भाभी, जरा आराम से ना। अरे वो ना मैं। फिर प्रेरणा उन तीनों को सारा सच बता देती है कि उसने ये सारा नाटक चंदा को बार बार वहां आने से रोकने के लिए किया है। क्या? हाँ माँ जी, मैं और करती भी क्या। ओजस्वी तो मेरी ननंद है और उसकी देखरेख करना मेरा फर्ज है और मैं उससे कभी नहीं कतराऊंगी। लेकिन चंदा काकी, वो तो कितनी तंदुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आकर मुझसे सारे काम करवा रही थी। छोटे से छोटे काम को लेकर वो मुझसे उनके घर का खाना भी बनवाती थी और खुद तो बस आराम ही फरमाती थी। इसीलिए मैंने ये नाटक किया और देखा ना आप लोगों ने कि कैसे इस नाटक के कारण वो भाग गई। लेकिन बहू, तू प्रेग्नेंट है ये जानकर मैं कितनी खुश थी। कितने अरमान सजाए थे मैंने। तूने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है बहू। हाँ प्रेरणा, यार कम से कम तुम ये बात मुझे तो बता देती। कितने अरमान सजाए थे मैंने अपने बच्चे के। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। हाँ बहू, तेरे इस झूठ के कारण घर में कितनी खुशी आई थी। अब जल्दी से बच्चा प्लान कर ले। हाँ भाभी, आप भी जल्दी से बच्चा प्लान कर लो, फिर हमारे बच्चे साथ में खेलेंगे। और अच्छा हुआ जो आपने मम्मी जी के साथ ऐसा बर्ताव किया। अरे वो तो घर में भी ऐसे ही बर्ताव करती है, सारे काम मुझसे ही करवाती है और खुद तो बस आराम फरमाती है। प्रेरणा के इस नाटक के कारण सबको दुख तो बहुत होता है, लेकिन उसी की वजह से चंदा वहां पर आना बंद कर देती है। तेज और विश्वजीत बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो दोनों बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी होते हैं और अब वो दोनों अपनी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। फिर तेज और उसकी बीवी मृदुला उनकी बेटी प्रणाली को शादी के बारे में बता देते हैं और तभी, क्या शादी? नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली हूँ मम्मी डैडी। मैंने तो अभी अपने करियर की शुरुआत भी नहीं की है ठीक से। मुझे भी गौरी खान की तरह एक टॉप इंटीरियर डिजाइनर बनना है। प्रणाली बेटा, तू हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है? ये करियर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, फिर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? और प्रणाली गुड़िया, जिस परिवार में हम तुम्हें ब्याह रहे हैं वो लोग भी काफी अमीर हैं। तुम्हारे विश्वजीत अंकल, उन्हें तो तुम अच्छे से जानती हो। पर डैडी, बस प्रणाली, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारी जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे। करियर के चक्कर में तुम अपनी शादी की उम्र गवा रही हो। अरे अभी शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? बुढ़ापे में? वही विश्वजीत और उसकी बीवी दामिनी भी उनके बेटे सिद्धार्थ पर प्रणाली के साथ शादी करने के लिए दबाव डालते हैं। पर मम्मी पापा, मैंने तो अभी तक ठीक से लाइफ एक्सप्लोर भी नहीं की है। मुझे अभी भी बहुत सी चीजें करनी है। मैं इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन तुझे इस बंधन में बनना ही होगा सिद्धार्थ, बाकी हम कुछ नहीं जानते। क्या? नहीं पापा। सिद्धार्थ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तुम्हारी जनरेशन को तो शादी एकदम छोटी मोटी सी बात लगती है। अगर तुम अभी शादी नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। शादी वक्त रहते ही कर लेनी चाहिए। इस तरह प्रणाली और सिद्धार्थ दोनों की रजामंदी के खिलाफ जाकर उनके माता पिता उनकी अरेंज मैरिज कराते हैं। शादी के बाद प्रणाली और सिद्धार्थ एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते और एक ही कमरे में रहकर अनजानों की तरह रहने लगते हैं।
फिर एक दिन सिद्धार्थ को थका हुआ देखकर प्रणाली उसे कॉफी के लिए पूछती है। सिद्धार्थ, तुम काफी स्ट्रेस लग रहे हो। एक काम करती हो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बना देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? अरे इट्स ओके प्रणाली, मेरे लिए तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? देखो सिद्धार्थ, मेरी और तुम्हारी शादी एक अरेंज मैरिज है, लेकिन तुम और मैं पति पत्नी ना सही, लेकिन अच्छे दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? यस प्रणाली, क्यों नहीं। आज से हम दोनों अपने नए दोस्ती की शुरुआत करेंगे। इस तरह अब सिद्धार्थ और प्रणाली के बीच में दोस्ती का नाता जुड़ जाता है। सिद्धार्थ प्रणाली को उसके इंटीरियर डिजाइनिंग के काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये देखकर प्रणाली की सास दामिनी को बहुत गुस्सा आता है। नहीं प्रणाली, तुम ये इंटीरियर डिजाइनिंग के काम वाम नहीं कर सकती। क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? मैंने कहा ना एक बार, नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती। अब ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो मुझसे। पर मम्मी, इसमें गलत ही क्या है? प्रणाली को अपने करियर में आगे बढ़ना है, एक बड़ी इंटीरियर डिजाइनर बनना है इसे। वाह बेटा वाह, सही कहते हैं लोग। बीवी घर में आई नहीं कि बेटे अपने माँ के आंचल को छोड़ देते हैं और बीवी का पल्लू पकड़ लेते हैं। तू भी वही कर रहा है। दोनों के दोनों कान खोलकर सुन लो, हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलता। तुम अब एक बड़े घराने की बहू बन चुकी हो और ये बाहर जाकर काम करना, ये सब एक बड़े घराने की औरतों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। प्रणाली दामिनी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, जिसके बाद रात में सिद्धार्थ उसके लिए उसका फेवरेट कपकेक लाता है और उसे सांत्वना देता है। ये देखो प्रणाली, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कपकेक लाया है। देखो प्रणाली, मम्मी ऐसी ही है, उनकी बातों को दिल पर मत लो। हाँ सिद्ध, थैंक यू। फिर एक दिन जब प्रणाली अपनी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है, तभी वो वहां पर सिद्धार्थ को एक लड़की के साथ देख लेती है और वो दोनों जब वहां से उठकर जाने लगते हैं, तब प्रणाली उन दोनों का पीछा करती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। आई एम सॉरी तारा, लेकिन मैं भी मजबूर था, और मम्मी और पापा के खिलाफ मैं कैसे जाता भला? तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है सिद्धार्थ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा हमारे इस प्यार के रिश्ते को कभी नहीं अपनाते। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा तारा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसका मतलब सिद्धार्थ और तारा, इन दोनों का तो पहले से अफेयर चल रहा है, और जैसे मुझे अपने करियर को पीछे छोड़कर मम्मी और डैडी के दबाव के चलते ये शादी करनी पड़ी, वैसे ही इसे भी अपने और तारा के प्यार को पीछे छोड़कर अपने मम्मी पापा के दबाव के चलते शादी करनी पड़ी। फिर तारा के चले जाने के बाद प्रणाली सिद्धार्थ के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। हाँ प्रणाली, तुमने जो देखा और जो भी सुना वो सब सच है। मैं और तारा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज मेरे हालात तो देखो, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं समझ सकती हूँ सिद्ध, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिसके चलते इन गंभीर हालातों में भी तुम और तारा एक हो सकती हो और मैं इस रिश्ते से आजाद होकर अपने करियर पर फोकस कर सकती हूँ। क्या? लेकिन कैसे प्रणाली? देखो, हमारे पेरेंट्स काफी अंधविश्वासी है और उनकी इसी कमजोरी को हम अपना हथियार बनाएंगे और अच्छी चाल चलेंगे। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे उल्लू के पट्टे, बताऊंगी तब समझोगे ना। कल घर में पूजा है और पंडित जी को मैंने ही बुलाया है फोन करके। अब मैं उन पंडित जी को कैंसिल करके दूसरे पंडित को बुलाऊंगी
जो होगा एक थिएटर आर्टिस्ट। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मरवाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे बाबा सुनो तो पूरी बात। जब वो नकली पंडित घर पर आएगा तब वो मेरी कुंडली चेक करेगा और फिर सबको बताएगा कि मेरी कुंडली में दोष है जिसके चलते तुम्हारी मौत हो सकती है, और उसका एकमात्र उपाय यही है कि तुम्हारी 1 महीने के अंदर दूसरी शादी करा दी जाए, और मुझे भी सावधान रहने के लिए आने वाले कुछ सालों तक कुंवारी ही रहना होगा। अरे वाह, इस प्लान से तो मेरा भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी। क्या सॉलिड प्लान आया है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में। सच में मान गया तुम्हें। अरे मेरा दिमाग ही ऐसा है, अब क्या कहूँ। फिर दोनों अपने प्लान को अंजाम देते हैं और अगले दिन घर में वो नकली पंडित आता है और तभी वो उनके घर वालों से कहता है, मुझे इस लड़की में कुछ अजीब सा लग रहा है। बेटी, क्या तुम मुझे अपनी कुंडली दिखा सकती हो क्या? मुझे ऐसा भास हो रहा है कि तुम्हारे कदम इस घर के लिए कुछ बुरा संकट लाने वाले हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? बुरा संकट? लेकिन कैसा बुरा संकट? वो तो बिटिया की कुंडली देखकर ही पता चलेगा। फिर प्रणाली अपनी कुंडली लाकर उस नकली पंडित को दिखाती है और प्लान के मुताबिक वो नकली पंडित उन्हें कहता है कि प्रणाली के ही कुंडली में दोष है। दोष? हाँ बिटिया, तुम्हारी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है जिसके चलते तुम्हारी पति की मौत हो जाएगी। अगर 1 महीने में तुमने अपने पति की दूसरी शादी नहीं कराई तो वो परलोक चला जाएगा। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे बिटिया के चेहरे को देखकर कुछ महसूस हुआ, इसीलिए मैंने फौरन ये कुंडली मंगवाई। पति की दूसरी शादी के साथ साथ तुम भी आने वाले कुछ सालों तक शादी नहीं कर सकती हो, वरना तुम्हारे लिए भी वो घातक हो सकता है। ठीक है पंडित जी, जैसा आपको हो। लेकिन बहू। नहीं मम्मी जी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं और सिद्ध तो अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच में वैसे कोई प्यार भी नहीं है। ऐसे में अगर इसकी दूसरी शादी करके इसकी जान बच रही है तो प्लीज ऐसा होने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही सही लग रहा है। आखिर ये हमारे बेटे के जिंदगी का सवाल है। हाँ पापा जी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। मम्मी डैडी, अब मैं भी अगले कुछ सालों तक कुंवारी ही रहूंगी। देखो ना, क्या फूटी किस्मत पाई है मैंने, बेचारी मेरी बच्ची। और हाँ, दूसरी शादी भी तुम्हें ऐसे लड़की से करनी होगी जिसके गुण और सिद्धार्थ लल्ला के गुण मेल खाते हो, जो कि बहुत कठिन है, पर यही करना होगा। पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जल्दी से उस लड़की को ढूंढिए। हमें हमारे बेटे के जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सब इस बात को सच मान लेते हैं। फिर पंडित जी 1 हफ्ते बाद तारा को सबसे मिलाते हैं और अब प्रणाली भी अपने पति की दूसरी शादी की तैयारियों में लग जाती है और उनकी शादी एकदम रीति रिवाज के साथ होती है। फिर शादी के बाद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्रणाली, अगर तुम नहीं होती तो ये सपना कभी सच नहीं हो पाता। हाँ प्रणाली, थैंक यू सो मच। अरे डफरो, तुम्हारे इस चक्कर के चलते ही मेरे दिमाग में वो प्लान आया और उसी प्लान के जरिए अब मैं भी आराम से कुछ सालों तक शादी की चिक-चिक से दूर रहकर अपने करियर पर फोकस कर पाऊंगी। हाँ प्रणाली, ऑल द बेस्ट। बेचारे हमारे घर वाले, किसी को ये पता ही नहीं चला कि पंडित एक थिएटर आर्टिस्ट था और उसने ये सब मेरे कहने पर नाटक किया है। तीनों की सारी बातें दामिनी सुन लेती है और वो प्रणाली का हाथ पकड़कर सबके सामने खींच कर लाती है और सभी घर वालों को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। प्रणाली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें,
इतना बड़ा झूठ? हाँ प्रणाली, ये तुमने बहुत गलत किया है। वो सिद्धार्थ, तुम भी इन सब में मिले हुए थे। अरे क्या मिला तुम दोनों को ये सब करके? हाँ तो और मैं क्या करती डैडी? सिद्धार्थ को एक गरीब लड़की से प्यार था, इसीलिए उसने अपने प्यार के बारे में घर पर किसी को भी नहीं बताया। और आप लोगों के बारे में सोचकर हमने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। लेकिन क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि क्या हम वाकई में उस शादी से खुश थे? प्रणाली बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इसके लिए प्रणाली ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। अरे क्या हुआ जो तारा गरीब है? हम लोग भी गरीबी से ही ऊपर आए थे ना। और रही बात प्रणाली के करियर की, तो उसे पूरा हक है कि वो अपने करियर को अपनी शादी से भी आगे रखे। आज के जमाने में हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के प्रेशर के कारण हमने हमारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। लेकिन अब और नहीं, हम दोनों जिंदगी भर घुट घुट कर नहीं जीना चाहते हैं। प्लीज हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। प्रणाली और सिद्धार्थ की बातों को सुनकर उनके पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुम सही कह रहे हो बेटा, माफ कर दो हमें। हमने तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ बेटा, अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हमने तुम्हें एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया। माफ कर दो हमें बेटा। प्रणाली बेटा, हम भी माफी चाहते हैं। हमें तो उल्टा तुम पर गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटी के सपने इतने बड़े हैं। लेकिन हमने तुम्हें समाज के उसूलों पर चलने के लिए कहा, जबकि तुम अपने उसूलों पर चलकर भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हो। माफ कर दे बेटी, अब हम तुझ पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। अब तो बस उसी दिन का इंतजार है जब तू एक बड़ी इंटीरियर डिजाइनर बन जाएगी। और इस तरह अंत में तेज और मृदुला प्रणाली के सपनों की अहमियत को जानकर उसे अपने करियर पर ध्यान देने देते हैं। वही विश्वजीत और दामिनी भी अपने बेटे सिद्धार्थ और नई बहू तारा को खुशी खुशी पूरे मन से स्वीकारते हैं।